देखिए भैया हो, पिछले भाग में हमने कक्षा 7 राजनीति विज्ञान में पाठ 6 संचार माध्यम को समझाना संचार माध्यम को समझना के बारे में पढ़े थे, जिसमें हमने संचार माध्यम और तकनीक, संचार माध्यम और धन, इसके बारे में पढ़ा था कि धन जुटाने के लिए टीवी पर विज्ञापन आते हैं। विज्ञापन देने से संचार की एक नई क्रांति पर मिली। लोगों का रुझान संचार के प्रति जागृत हुआ और नई नई चीजों की हमको जानकारी मिलने लगी। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं संचार माध्यम और लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उसमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका महत्वपूर्ण है। यानी कि जो भी लोकतंत्र के अंदर कार्यकलाप होते हैं, उनकी जानकारी हम तक पहुंचना संचार के माध्यम से एक महत्वपूर्ण घटना है। उदाहरण के लिए संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यदि लोग चाहे तो इन समाचार पत्रों पर समाचारों के आधार पर भी कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिख करके सार्वजनिक विरोध कर सकते हैं या हस्ताक्षर अभियान चला करके सरकार को पुनः उस कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कह सकते हैं या आग्रह कर सकते हैं। जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। एक ही समाचार के दो भिन्न रूपों को पढ़कर समझना चाहिए। संतुलित संचार माध्यम का तात्पर्य है, संतुलित का मतलब सही जानकारी। वास्तविकता तो यह है कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पत्र को पढ़ेंगे, विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे, तो हमको 2-3 समाचार पत्रों को पढ़ना चाहिए, जिससे पक्ष और विपक्ष की जो चीजें हैं वो निकल करके आ सकती है। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना, संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर है। अब सही रिपोर्ट लिखना तो जब लिखेंगे कि जब ये संचार के जो माध्यम है वह स्वतंत्र हो, उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध न हो। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित न कर सके। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों को होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि ये लोकतंत्र है, भारत की जो सरकार है, इसके अंदर संचार को स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक है। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि संचार माध्यम द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कार्रवाई करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि यह जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो। अब ऊपर से जो जानकारी दी गई है उसी के आधार पर नागरिक कार्य करते हैं, तो इसलिए जानकारी जो भी मिलती हो सही हो और तटस्थ हो। तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इसके मुख्य कारण है, पहला कारण सरकार का उन पर नियंत्रण। जब सरकार समाचार के किसी अंश या फिल्म के किसी दृश्य गीत को, किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचाने के प्रतिबद्ध करती है, तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। यानी कि किसी चीज को, वाक्य को, शब्द को जोड़ना है या हटाना है, उसको प्रतिबंधित करती है, तो वो सेंसरशिप कहलाता है। भारत के इतिहास में भी अगर अपन देखें तो ये सेंसरशिप काफी समय तक चली। जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया, सेंसर यानी प्रतिबंध लगाया। और प्रतिबंध कब लगा था? जब लगा था 1975 से
1977 यानी आपातकाल की स्थिति थी, जब इंदिरा गांधी जी के समय में सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो सेंसर रखती है, लेकिन वह संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचारों में पूरी तरह ऐसा नहीं करती। सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी आजकल अधिकांश समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। इसका कारण बहुत जटिल है कि संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए क्योंकि संचार माध्यमों पर पूंजीपतियों का एक अधिकार है या व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है, क्योंकि यही लोग इनको विज्ञापन देते हैं, विज्ञापन देने से जो प्रकाशित करते हैं, विज्ञापन दिखाते हैं, उनसे इनको पैसा मिलता है। अगर ये विज्ञापन प्रतिष्ठित व्यक्ति, धनवान व्यक्ति विज्ञापन देना बंद कर दे तो ये चलेंगे नहीं। तो कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करना और उसके हित में होता है। संचार माध्यम द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उसके विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण भी इन लोगों के विरोध में लिखना कठिन होता है, क्योंकि उनको विज्ञापन मिलता है तो उनके विरोध में ये लिख नहीं सकते। इसलिए व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता है। अब इनको स्वतंत्र क्यों नहीं समझा जाता? क्योंकि व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण। इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएगा। इसी तरह वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो भी मुद्दे के एक पक्ष पर ही वे ध्यान केंद्रित करते हैं। अब इसके बाद में पढ़ते पर मसौदा तैयार किया जाना, किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इससे भी संचार माध्यमों को महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और इसी के आधार पर वह तथ्य देते हैं कि क्या समाचार में दिए जाने वाले योग्य हैं। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव की खबर तो नहीं छपेगी, लेकिन अगर कोई मंत्री उसको उद्घाटन करने के लिए आ गया तो वो अखबारों की फ्रंट लाइन बन जाएगी। तो भावना और कार्य को प्रभावित करता है और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं जो जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। और यह कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा एजेंडा तय करते हैं। अभी हाल में ही संचार माध्यमों ने कोला पेयों में कीटनाशक, जो कोको कोला पेय जब पीते थे ठंडा, उसके अंदर खतरे के स्तर से बहुत अधिक कीटनाशक उसके अंदर मिला है, तो इसको टीवियों पे अच्छी तरह दिखाया जिससे हमारा ध्यान आकर्षित हुआ। उन्होंने कीटनाशक में नाशकों के अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस तरह हमें कोला पेयों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता व सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई। उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरतापूर्वक घोषणा की कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है। फिर टीवी के माध्यम से, संचार के माध्यम से उनको पता चला कि कोला पीना स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित नहीं है। इस वृत्तांत को पेश करके संचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की है जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट न आती तो हमारा ध्यान भी न जाता। अगर ये हमारी इनकी रिपोर्ट नहीं आती कि साहब कोको कोला के अंदर कीटनाशक मिलाया जाता है, खतरे के स्तर से अधिक है, तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता। इसलिए संचार के साधनों का होना अति आवश्यक है। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती जब संचार माध्यम उन विषयों का ध्यान केंद्रित करने में असफल रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए पीने का पानी हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट सहते हैं और मर जाते हैं क्योंकि उनको पीने के लिए पानी ही उपलब्ध नहीं हो पाता। लेकिन जब टीवी और समाचारों के माध्यम से, संचार के माध्यम से पता चलता है तो वहां जल की उपलब्धता भी कराई जाती है। ऐसे ही एक सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा कि कैसे वस्त्रों को नया रूपकार देने वाले डिजाइनर या फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करके समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लेते हैं। अब ये डिजाइनर है, फैशन डिजाइनर कपड़ों की नई नई डिजाइनें बनाते हैं धनवानों के, पैसों वालों के,
तो समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पे आ जाते हैं। परंतु अगर इसका उल्टा हो जाए कि उसी सप्ताह मुंबई के अंदर झोपड़ियों में वो गिरा दिया, वहां पर वो किसी को भी ध्यान में नहीं आया। इसलिए संचार माध्यमों का स्वतंत्र रूप होना चाहिए। प्रजातंत्र के नागरिकों के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इसी तरह एजेंडा निश्चित कर देते हैं। यदि संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्राय संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन है, तो इसे ध्यान में रखते हुए हमारे लिए सजगता महत्वपूर्ण और समाचार से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी प्राय पूर्ण नहीं होती और एक पक्षीय ही हो सकती है। धन्यवाद। शेष अगले कालांश में।